हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सब सही कुशल होंगे, अपने घर में सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा वे प्रदान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सभी को। और मैं आपका दोस्त हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स थे, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग शामिल किए गए हैं, किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनके ऊपर चर्चा कर चुके थे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मूत्र का निर्माण अपने शरीर में किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से यूरिन का सिक्रेशन बॉडी से बाहर किया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, मूत्र का जो निर्माण हुआ था वो किडनी में हुआ। मूत्र का निर्माण कहाँ होगा? किडनी में होगा। और आज अपन इस विशेष पॉइंट को लेकर के चलते हैं। किडनी की जो मूलभूत इकाई थी उसको नाम दिया था दोस्तों कल नेफ्रॉन नलिका। नेफ्रॉन नलिका या फिर इसे कहा जाता है व्रकाणु। व्रकाणु या फिर इसका तीसरा नाम है प्यारे दोस्तों वृक्क नलिका। आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक जो है वो तो है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत अपना सब टॉपिक जो आज चलेगा वो है प्यारे दोस्तों नेफ्रॉन नलिका, व्रकाणु या वृक्क नलिका के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, कल भी मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा था, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र या फिर आपसे पूछ लिया जाए किडनी, या फिर आपसे पूछ लिया जाए वृक्क, या फिर आपसे पूछ लिया जाए गुर्दा। तो उत्सर्जन तंत्र किडनी, वृक्क या गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई होती है साथियों, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक इकाई पूछा जा सकता है, मूलभूत इकाई नाम मिल सकता है या संरचनात्मक इकाई नाम मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर यदि आपका है तो वो कौन सा है? नेफ्रॉन नलिका है, वृक्क नलिका है, या इसे किस नाम से जानते हैं? व्रकाणु के नाम से जानते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत जो इकाई है प्यारे साथियों, उसे कहा जाता है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन नलिका। देखो, अपन बात करते हैं, छोटा सा एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ इसका, किस प्रकार से इकाई के भाग इसके। तो ध्यान देना दोस्तों, ये नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभिक भाग आपको दिख रहा है ये प्याले के समान होता है। क्या होता है दोस्तों? प्याले के समान। और सर, इस प्याले के समान भाग को क्या नाम दिया है? तो ध्यान देना, एक बार मैं आपका रफली डायग्राम आप लोगों के सामने बना ही देता हूं इसका। तो प्यारे दोस्तों, ये है आपकी नेफ्रॉन नलिका। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रॉन नलिका के नाम से जानते हैं, जो आपके उत्सर्जन तंत्र की कौन सी इकाई है साथियों? मूलभूत इकाई मानी जाती है। तो आप ध्यान देना दोस्तों, नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभ वाला भाग आपको दिख रहा है, ये प्रारंभ वाला जो भाग है ये प्याले के समान है। कैसा है दोस्तों? प्याले के समान। प्याले समान भाग होता है और इस प्याले समान भाग को नाम मिला है साथियों बोमेन संपुट। क्या कहते हैं दोस्तों? बोमेन संपुट। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेफ्रॉन नलिका का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन नलिका का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है साथियों? बोमेन संपुट कहलाता है। और किस आकार का है ये? तो ये प्याले समान भाग होता है। इसके अलावा इस प्याले समान भाग के अंदर रुधिर केशिकाओं का, किनका? रुधिर केशिकाओं का घना जाल उपस्थित होता है। और रुधिर केशिकाओं के इस घने जाल को दोस्तों याद रखना कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं साथियों? ग्लोमेरुलस। आपको एक बात बता देता हूँ, ये डायग्राम मैं आपको चंद
मिनटों के हिसाब से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, आप इसको ध्यान से सुनते जाना। तो प्रारंभिक भाग जो आपको पहले के समान जो भाग दिख रहा है उसे तो नाम क्या मिला है, बोमेन संपुट नाम दिया है। और इस बोमेन संपुट के अंदर रुधिर केशिकाओं का जो जाल उपस्थित होता है, उस रुधिर केशिकाओं के जाल को कहा जाता है प्यारे साथियों ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेलपीघी कोश। क्या कहते हैं दोस्तों, मेलपीघी कोश। तो मेलपीघी कोश किसको कहा जाता है, तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, मेलपीघी कोश के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान से देखना, मैं दो धमनिकाएं दर्शा रहा हूं यहाँ पर। एक धमनिका का व्यास मैंने ज्यादा दिखाया है और दूसरी धमनिका का व्यास दोस्तों कम दिखाया है। तो आपको यहाँ से इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस धमनिका का व्यास ज्यादा है उसे कहा जाता है अभिवाही धमनिका। कौन सी धमनिका है साथियों, अभिवाही धमनिका। जिस धमनिका का व्यास ज्यादा है उसे अभिवाही धमनिका कह रहे हैं, और जिस धमनिका का व्यास कम है उसे अपवाही धमनिका के नाम से जानते हैं। कौन सी धमनिका कहलाती है दोस्तों, अपवाही धमनिका के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपन बात करें तो बाकी जो नेफ्रॉन नलिका का भाग आपको दिख रहा है साथियों, ये 3 पार्टों में डिवाइड होती है नलिका। नेफ्रॉन जो नलिका है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, तो 3 भागों में डिवाइड होती है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कहलाता है साथियों समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे पीसीटी कहा जाता है। समीपस्थ का मतलब क्या है, बोमेन संपुट के पास में स्थित है। और पास को क्या बोलते हैं साथियों, समीप बोलते हैं। कुंडलित का मतलब देखो कुंडलन बने हुए हैं, समझ में आ रही है ना। तो जो नलिका बोमेन संपुट के पास होती है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और जो आपकी बोमेन संपुट से दूर होती है प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो जो दूर है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी कहलाती है, और जो पास है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी कहलाती है। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच में एक यू आकार की नलिका और दिख रही है साथियों आपको, और इस यू आकार की नलिका को कहा जाता है मेरे दोस्तों हेनले लूप। क्या कहा जाता है साथियों, हेनले लूप कहा जाता है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच यू आकार की नलिका क्या कहलाती है, हेनले लूप कहलाती है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जाकर के किसमें खुलती है, तो सर ये संग्राहक नलिका में खुलती है। किसमें खुलती है दोस्तों, संग्राहक नलिका में खुलती है। संग्राहक वाहिनी आपको नाम मिल सकता है, संग्राहक नलिका आपको नाम मिल सकता है। और याद रखना साथियों, ये संग्राहक नलिका आपकी नेफ्रॉन नलिका का पार्ट नहीं होती है, भाग नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, निम्न में से कौन सी नलिका, निम्न में से कौन सा भाग नेफ्रॉन नलिका का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में ये चारों मिलेंगे आपको, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और संग्राहक नलिका। तो दोस्तों आपको हमेशा चित्त स्मरण में रखना है, संग्राहक नलिका अपनी नेफ्रॉन नलिका का पार्ट नहीं होती है। आप देखो ये बहुत सारी संग्रह नलिकाएं हैं, ये आपस में मिलकर के एक संग्रह बनाती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाली नलिका, ये वाली नलिका, ये वाली नलिका, ये वाली नलिका, ये सभी के सभी आपस में मिलकर के एक संग्रह बनाती हैं, और उसे कहा जाता है प्यारे साथियों डक्ट ऑफ बेलिनी। मतलब इसे बेलिनी की नलिका कहा जाता है, बेलिनी की नलिका, डक्ट ऑफ बेलिनी या बेलिनी की नलिका के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों अपने एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, किडनी, वृक्क या गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है प्यारे साथियों नेफ्रॉन नलिका या ब्रेकाणु या फिर वृक्क नलिका के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपन बात करें, अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं,
प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन नलिकाओं की संख्या लगभग 10 लाख होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन नलिका के अंदर प्रत्येक किडनी के अंदर, जैसे कि मैं आपको पता है कि किडनी 2 है और प्रत्येक किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन नलिकाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 10 लाख होती है। तो दोनों किडनी की यदि मैं बात करूं तो दोनों किडनियों में इनकी संख्या कितनी होगी साथियों? लगभग 20 लाख हो गई। सब कितनी हो गई? 20 लाख। एक किडनी में नेफ्रॉन नलिका की संख्या 10 लाख है तो दोनों किडनी में नेफ्रॉन नलिकाओं की संख्या कितनी होगी साथियों? 20 लाख होगी। तो देखो लेकर के चलता हूं मैं वापस इसको। नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभिक भाग है वो प्याले के समान है। कैसा है दोस्तों? प्याले के समान। और इस प्याले के समान भाग को क्या नाम मिला है? बोमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। और इस बोमेन संपुट के अंदर रुधिर केशिकाओं का जो जाल आपको दिख रहा है उस रुधिर केशिकाओं के जाल को किस नाम से जानते हैं? तो सर उसे ग्लोमेरुलस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहेंगे। फिर बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस की बात करूं तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो सर उसे मेलपीघी कोश कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेलपीघी कोश के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक भाग तो हो गया बोमेन संपुट, रुधिर केशिकाओं का जाल हो गया ग्लोमेरुलस और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? मेलपीघी कोश कहा जाएगा। आगे की जो नलिका की बात करें तो जो बोमेन संपुट के पास नलिका है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूर वाली है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका है और दोनों के बीच की युवाकार की जो नलिका आपको दिख रही है दोस्तों वो आपका हेनले लूप। और संग्राहक नलिका के अंदर जाकर के दूरस्थ कुंडलित नलिका खुल रही है और बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं आपस में मिलकर के संग्रह बनाती हैं। उस संग्रह को कहा जाता है टक ऑफ बेलिनी या बेलिनी की नलिका। तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन नलिका की कितने पार्ट हो गए? तो सर नेफ्रॉन नलिका के 3 भाग हैं। नंबर 1 समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरी है साथियों हेनले लूप। क्या है? हेनले लूप। और तीसरी है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। याद रखना दोस्तों संग्राहक नलिका आपकी नेफ्रॉन नलिका का भाग नहीं होती है। ये पॉइंट आपको विशेष याद रखना है। अब देखो दोस्तों 2-3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आपको ये दिख रहा है कि अभिवाही धमनिका का व्यास तो सर ज्यादा दिखाया है आपने और अपवाही धमनिका का व्यास कम दिखाया है। तो इसके पीछे भी तो कोई रीजन है ना। तो वो रीजन क्या है? ध्यान से सुनना। अभिवाही धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के आती है दोस्तों। अभिवाही धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के आती है और अपवाही धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के जाती है। तो अभिवाही धमनिका तो ब्लड लेकर के आ रही है और अपवाही धमनिका ब्लड को लेकर के जा रही है। तो सर क्या फर्क पड़ा इससे? तो क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। देखो इस अभिवाही धमनिका के द्वारा जो ब्लड ग्लोमेरुलस में लाया जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं आने वाले ब्लड की। तो अभिवाही धमनिका जिस ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर के आती है उस ब्लड का प्रेशर हाई होता है दोस्तों। क्या होता है? हाई होता है। और उस हाई प्रेशर की वजह से इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक दाब पैदा होता है। इस हाई प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर क्या पैदा होता है? दाब, जिसे कहा जाता है दोस्तों GHP। क्या बोलते हैं? GHP। और GHP का मतलब है साथियों G फॉर ग्लोमेरुलस, H फॉर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक और P फॉर प्रेशर, P फॉर प्रेशर। तो GHP का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। GHP कहाँ उत्पन्न हुआ? तो सर GHP ग्लोमेरुलस में उत्पन्न हुआ। तो अभिवाही धमनिका हाई प्रेशर के साथ ब्लड को लाकर के यहाँ डालती है और इस हाई प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस में जो दाब पैदा हो रहा है उसे GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। और जो निस्यंदन की क्रिया आगे मैं आपको बताऊंगा, जब छनने की क्रिया
रक्त के छनने की क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, शुद्धिकृत जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको अपवाही धमनिका के द्वारा शरीर के अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस जीएचपी का मान सामान्य अवस्था में जीएचपी का जो मान होता है दोस्तों वो 70 mmHg होता है। जिस प्रकार से आपका जो बीपी होता है 120/80 mmHg, ठीक उसी प्रकार यहाँ ग्लोमेरुलस में उत्पन्न जो दाब है दोस्तों, सामान्य अवस्था की मैं बात करूँ, नॉर्मल कंडीशन के लिए मैं बात करूँ तो उसका मान कितना है, 70 mmHg होता है। तो ये आपकी इस नेफ्रॉन नलिका की बेसिक बातें हो चुकी हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यूरिन सिंथेसिस पर। मूत्र का निर्माण किस प्रकार होगा? तो साथियों याद रहे, मूत्र का निर्माण किसमें हो रहा है? किडनी में हो रहा है। किसमें हो रहा है? किडनी में। जैसा कि अपन कल बात करके गए थे, मूत्र का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो अपन पढ़े थे कल, उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। लेकिन होता कौन से ऑर्गन में है? तो सर वो किडनी में होता है। और किडनी के अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जा रही हैं? तो नेफ्रॉन नलिकाएं पाई जा रही हैं। तो ये नेफ्रॉन नलिकाएं मूत्र का किस प्रकार से निर्माण करती हैं? तो बने रहिए आप मेरे साथ, आपको मैं सिखाता हूँ किस प्रकार अपने शरीर के अंदर यूरिन का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यूरिन संश्लेषण की जो क्रिया है वो मैं आपको बहुत सटीक तरीके से बताने जा रहा हूं, तो आप इसके ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। देखो, भागों के नाम आपको पता चल ही चुके हैं, मैं एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं। इसका नाम है अभिवाही धमनिका, ये है अपवाही धमनिका, ये प्यालेनुमा भाग कहलाता है। गोमेन संपुट रुधिर केशिकाओं के घने जाल को नाम मिला है ग्लोमेरुलस। और शेष जो नलिका है नेफ्रॉन नलिका, शेष 3 नलिकाओं में डिवाइड हो चुकी है। पास वाली जो नलिका उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया है, दूर वाली को दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया है। और दोनों के बीच का यू आकार का जो भाग है दोस्तों वो हेनले लूप है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका कौन सी नलिका में जाकर के खुल रही है? तो वो संग्राहक नलिका में जाकर के खुल रही है। अब देखो अपन यूरिन की बात करते हैं, तो यूरिन का सिक्रेशन इस प्रकार होता है, आप ध्यान से सुनते जाना। मैं आपसे बात कर रहा हूं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। और साथियों मूत्र निर्माण की क्रिया विधि कितने चरणों में पूरी होती है? तो सर वो 3 चरणों में पूरी होती है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा ही प्रश्न आता है, मूत्र निर्माण की क्रिया के चरण कौन कौन से हैं, या निम्न में से मूत्र निर्माण की क्रिया का चरण नहीं है तो वो कौन कौन से? ये नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 आता है परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 2 आता है साथियों चयनात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा जो बिंदु आता है मेरे दोस्तों वो है सीक्रेशन, स्रावण। तो मूत्र निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी हो रही है? तो वो 3 चरणों में पूरी हो रही है। पहला जो चरण है वो है परानिस्यंदन, दूसरा है साथियों चयनात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? तो वो सीक्रेशन होता है, स्रावण होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यूरिन किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो कैसा रक्त आ रहा है दोस्तों? अशुद्ध रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त। कौन सी धमनिका लेकर के आ रही है? तो सर इसे अभिवाही धमनिका लेकर के आती है। तो मैं आपको एक पॉइंट करके बताता हूँ, परानिस्यंदन की क्रिया के अंतर्गत क्या संपन्न होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में कौन कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है। तो ध्यान देना, अपन बात करें परानिस्यंदन की, तो देखो आपने निस्यंदन का नाम सुना होगा। निस्यंदन का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है छनना। निस्यंदन का शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों? छनना। अब क्या छनेंगे यहाँ पर, उन सारे के सारे पदार्थों के पर जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में से
ध्यान से सुनते जाना मेरे पॉइंटों को। ग्लोमेरुलस में से रक्त प्लाज्मा का छनना, ये जो रक्त प्लाज्मा यहाँ से आ रहा है या किस में छन रहा है, ग्लोमेरुलस में छन रहा है। तो बहुत सिंपल सी सटीक सी डेफिनेशन आपकी, ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा का छनना, रक्त प्लाज्मा का छनना क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका परानिषेधन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अशुद्ध आ रहा है, और इस अशुद्ध रक्त का इस ग्लोमेरुलस के अंदर छनन होगा, ये यहाँ पर छनने की क्रिया को अंजाम देगा। तो ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा के छनने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है आपका परानिषेधन। और ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ हो रही है, तो दोस्तों ये बोमेन संपुट में हो रही है। कहाँ हो रही है, बोमेन संपुट में। ध्यान देना, परानिषेधन की जो क्रिया है, इस परानिषेधन की क्रिया के दौरान लगभग 20%, याद रखना, परानिषेधन की क्रिया के दौरान लगभग 20% भाग का छनन हो जाता है। रक्त का कितना % भाग छन जाता है दोस्तों, तो लगभग 20% भाग यहाँ से छन करके तैयार हो जाता है। साथियों विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। ध्यान देना, ये ग्लोमेरुलस आपको पता है कि किसका भाग है, नेफ्रॉन नलिका का पार्ट है। और नेफ्रॉन नलिका किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है ना। नेफ्रॉन नलिका किसकी क्रियात्मक इकाई थी, किडनी की क्रियात्मक इकाई थी। तो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दोनों जो आपकी किडनी है, दोनों किडनी की यदि मैं बात करूं तो दोनों किडनियों के अंदर जितने भी ग्लोमेरुलस हैं, अब आपको पता चल चुका है एक किडनी में नेफ्रॉन नलिकाओं की संख्या कितनी है, 10 लाख। तो दोनों किडनियों के अंदर नेफ्रॉन नलिकाओं की संख्या कितनी होगी, 20 लाख। तो दोनों किडनियों के जितने भी ग्लोमेरुलस हैं, उन ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट छनने वाले, याद रखना, दोनों किडनियों के ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट छनने वाले रक्त की मात्रा को कहा जाता है ग्लोमेरुलर निस्यंदन। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहा जाता है। मतलब दोनों किडनियों की जो ग्लोमेरुलस है, अब दोनों आप 20 लाख मान सकते हैं, तो दोनों किडनियों के अंदर जितने भी ग्लोमेरुलस हैं, उन ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट कितना रक्त प्लाज्मा छन रहा है, तो प्रति मिनट छनने वाले रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा होती है उसे ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहा जाता है, जिसको अपन GFR कहते हैं। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर। तो ये GFR भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर अपन बात करें तो इसका लगभग कितना लीटर जो रक्त है, रक्त प्लाज्मा है या छनने की जो क्रिया वो किस हिसाब से संपन्न होती है, तो दोस्तों याद रखना, GFR की जो मात्रा है, GFR की जो मात्रा है वो लगभग 80 लीटर प्रतिदिन। GFR की जो मात्रा है वो लगभग 180 लीटर प्रतिदिन या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। ये दोनों रेशियो दोस्तों आपको याद रखने हैं। GFR क्या है इसको समझिए आप। दोनों जो किडनी आपकी, दोनों किडनियों के जितने भी ग्लोमेरुलस हैं, इन दोनों किडनियों के ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट छनने वाले रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा है, रक्त प्लाज्मा की जो दर है, उसे ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहा जाता है। GFR के नाम से इसको जानते हैं। और इस GFR की अपन बात करें तो प्रति मिनट की यदि बात की जाए तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, और प्रतिदिन की यदि बात की जाए तो 180 लीटर प्रतिदिन रक्त प्लाज्मा का छनन यहाँ से हो जाता है। फिर अपन बात करें तो जो ग्लोमेरुलस है, जहाँ से जो रक्त प्लाज्मा छना है, इस ग्लोमेरुलस से प्राप्त छनित्र तो कहा जाता है निस्यंदन।
क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान देना, जो इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया, जो ग्लोमेरुलस में छन करके तैयार हो चुका है, उस छनने के बाद जो पदार्थ बचा है उसे कहा जाता है छनित्र या निस्यंद। और इस छनित्र या निस्यंद के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। इस ग्लोमेरुलस से प्राप्त छनित्र या निस्यंद के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होता है। अच्छा पॉइंट दे रहा हूं, ग्लूकोज उपस्थित होता है, यूरिया उपस्थित होता है, अल्प मात्रा में यूरिक एसिड उपस्थित होता है, वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं, विटामिन उपस्थित होते हैं, इसके अलावा एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं, यूप्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, क्रिएटिनिन उपस्थित होता है। ये सारे के सारे पदार्थ जल उपस्थित होता है। ये सारे के सारे पदार्थ उस छनित्र के अंतर्गत तैयार हो चुके हैं, मिलेंगे आपको। तो ये इतनी सारी प्रोसेस आपको परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की याद रखनी। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अशुद्ध जो रहता है वो अभिवाही धमनिका के द्वारा हाई प्रेशर के साथ इसमें डाला जा रहा है, तो वो ग्लोमेरुलस में डाला जा रहा है। और ग्लोमेरुलस की जितनी बात करें तो इस अशुद्ध रक्त का या रक्त प्लाज्मा का बोमेन संपुट में आना, रक्त प्लाज्मा का बोमेन संपुट में आना क्या कहलाता है? परानिस्यंदन कहलाता है। या फिर ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा का छनना क्या कहलाता है? परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। परानिस्यंदन की क्रिया के दौरान लगभग कितना % रक्त प्लाज्मा छन जाता है? तो लगभग 20% रक्त प्लाज्मा यहाँ से छन जाता है। दोनों किडनियों के ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट छनने वाले रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा है उसे ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर GFR कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर GFR के नाम से जानते हैं। और GFR की जो मात्रा है वो आपको याद रखनी है। प्रति मिनट की यदि मैं बात करूं तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट क्षमता है, या फिर प्रतिदिन की बात करें तो 180 लीटर प्रतिदिन यहाँ से छनने की क्रिया संपन्न होती है। अब देखो यहाँ से ग्लोमेरुलस से जो भी छनने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है इसको अपन नाम परानिस्यंदन दे रहे हैं। और छनने की क्रिया के बाद जो पदार्थ यहाँ पर बचा है, जो छनकर के तैयार हुआ है, उसे नाम क्या देंगे दोस्तों? छनित्र या निस्यंद कहते हैं। और इस निस्यंद के अंदर क्या क्या उपस्थित है? तो सर इसमें ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, वसीय अम्ल, विटामिन, एमिनो एसिड, यूप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और जल आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब आपको भी पता है कि इनमें से कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जो अपने शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है, और कुछ एक पदार्थ अपने शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं और कौन कौन से पदार्थ आवश्यक नहीं है, इनकी अपन चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण। देखो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक बात मैं आपको विशेष बता देता हूं। चयन का मतलब क्या है? चयन करना, चुनना। पुनः का मतलब दोबारा, और अवशोषण का मतलब सोखना। तो चयन करके दोबारा सोख लिए जाएंगे। अब कौन से पदार्थ सोखे जाएंगे तो इसकी अपन चर्चा करते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, उन सारे के सारे पदार्थों का चयन किया जाता है। और चयन करके क्या कर लिया जाएगा? पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। और जो पदार्थ अपने शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, उनका कभी भी चयन नहीं होगा। और चयन नहीं होगा तो पुनः अवशोषण की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण की यदि बात करें तो इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन सारे के सारे पदार्थों को चयन करके, जो शरीर के लिए आवश्यक है, उपयोगी, उनका चयन करके पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। और जो उपयोगी नहीं है वो
उनका कभी भी चयन नहीं होगा, तो पुनः अवशोषण की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। तो देखो चयनात्मक पुनः अवशोषण की जो क्रिया है उसकी अपन बात करें तो उपयोगी जितने भी पदार्थ होते हैं शरीर के लिए, उन सारे के सारे पदार्थों का तो चयन कर लिया जाएगा और शेष पदार्थों का चयन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, चयनात्मक पुनः अवशोषण की जो क्रिया वो कहाँ कहाँ संपन्न होती है, तो एक तो संपन्न होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसके अलावा संपन्न होती है हेनले लूप में, और इसके अलावा संपन्न कहाँ होती है दोस्तों, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो याद रखना वो नेफ्रॉन नलिका के जो शेष तीनों पार्ट हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन तीनों नलिकाओं के अंदर चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी नलिका के अंदर किस प्रकार से पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होगी। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि बात करें समीपस्थ कुंडलित नलिका की, समीपस्थ कुंडलित नलिका की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सबसे अधिक सर्वाधिक जो पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, याद रखना तीनों नलिकाओं में सर्वाधिक पुनः अवशोषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है दोस्तों, तो वो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। तो सर्वाधिक पुनः अवशोषण की क्रिया कौन से नलिका में संपन्न हो रही है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में संपन्न होती है। बात करते हैं तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर किन किन का पुनः अवशोषण होगा, तो ध्यान देना दोस्तों, ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड, ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड का 100% अवशोषण हो जाएगा। ग्लूकोज और एमिनो एसिड का 100% अवशोषण कौन सी नलिका में हो रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो बाइकार्बोनेट HCO3-, देखो CO3 क्या होता है दोस्तों, कार्बोनेट होता है, और HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। तो इस बाइकार्बोनेट का लगभग 70 से 80%, बाइकार्बोनेट का लगभग 70 से 80%, या फिर मैं यूं कहूं कि लगभग बाइकार्बोनेट का 90% जो अवशोषण है वो आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका में संपन्न हो जाएगा। और यदि बात की जाए विद्युत अपघट्यों की, तो विद्युत अपघट्यों का लगभग 70 से 80% अवशोषण कौन सी नलिका में हो रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो रहा है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पुनः अवशोषण की क्रिया सबसे अधिक संपन्न होती है। इसके अलावा ग्लूकोज और एमिनो एसिड की बात करें तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड का लगभग 100% अवशोषण हो रहा है, बाइकार्बोनेट का लगभग 90% अवशोषण हो रहा है, और यदि बात की जाए विद्युत अपघट्यों की तो लगभग 70 से 80% अवशोषण की जो क्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया किसमें हो रही है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। हेनले लूप में किसका अवशोषण होता है, तो दोस्तों याद रखना हेनले लूप में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है साथियों, तो वो करता है हेनले लूप। और इसकी भी बात की जाए तो हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है, अवरोही जो भुजा होती है उसके अंदर तो होता है जल का पुनः अवशोषण, और आरोही भुजा की भी बात की जाए तो आरोही भुजा के अंतर्गत किसका अवशोषण होता है साथियों, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। आरोही भुजा में किसका अवशोषण हो रहा है, खनिज लवणों का, और खनिज लवणों में भी सबसे अधिक किस लवण का अवशोषण होता है, तो वो है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हेनले लूप यू आकार की नलिकानुमा संरचना है, और इस हेनले लूप के अंदर जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। याद रखना न्यूनतम जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपके हेनले लूप में होता है, जिसकी अवरोही भुजा जल का पुनः अवशोषण करती है और आरोही भुजा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। खनिज लवणों में भी सबसे अधिक जो पुनः अवशोषण होता है वो कौन से लवण को होता है दोस्तों, तो वो NaCl का होता है। फिर मैं बात करूं
तो जिन जंतुओं के अंदर हेनले लूप काफी विकसित होता है, अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ, बहुत अधिक वेल डेवलप होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? हेनले लूप की। तो जिन जीवों के अंदर हेनले लूप जितना अधिक विकसित होता है, उन जीवों के मूत्र की भी बात की जाए तो उनका मूत्र उतना ही ज्यादा गाढ़ा होता है। तो हेनले लूप का काम क्या है? मूत्र को गाढ़ा बनाना। हेनले लूप क्या काम संपन्न कर रहा है? मूत्र को गाढ़ा बनाता है। मूत्र को गाढ़ा क्यों बनाता है? क्योंकि ये किसका अवशोषण कर रहा है दोस्तों? जल का अवशोषण कर रहा है। तो याद रखना, जिन जंतुओं के अंदर हेनले लूप ज्यादा विकसित होगा उनका मूत्र गाढ़ा होगा। और इसका एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों, मरुस्थलीय प्राणी। मरुस्थलीय प्राणी आप सभी को पता है, जैसे छोटी क्लासों में आप पढ़ा करते थे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह 5-7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो दोस्तों ये इसका रीजन है। हेनले लूप मरुस्थलीय प्राणियों के अंदर वेल डेवलप होता है, वो पानी को मूत्र के साथ बॉडी से बाहर जाने नहीं देता है। इसके अलावा अपने एडीएच हार्मोन की भी बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वो भी नेफ्रॉन नलिकाओं के अंदर पानी के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाता है। यदि उसकी कमी हो जाती है तो डायूरेसिस मूत्रलता डिजीज पैदा होता है, जिसकी वजह से मूत्र के साथ अधिक मात्रा में पानी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो मेंढक होता है, मेंढक फ्रॉग, उस मेंढक के अंदर हेनले लूप क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो हेनले लूप की यदि बात की जाए तो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच की यू आकार की जो नलिका है उसको हेनले लूप नाम मिला है। अवशोषण की जो दर होती है, पुनः अवशोषण की जो न्यूनतम क्रिया संपन्न होती है, वो हेनले लूप में संपन्न होती है। और हेनले लूप किस किस का अवशोषण करता है? तो सभी जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसकी अवरोही भुजा जल का अवशोषण करती है और आरोही भुजा खनिज लवण का अवशोषण करती है। खनिज लवणों में भी सबसे अधिक कौन से लवण का अवशोषण किया जा रहा है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। जिन जंतुओं के अंदर हेनले लूप जितना अधिक विकसित होगा उनका मूत्र उतना ही गाढ़ा होगा। एग्जाम्पल याद रखना, मरुस्थलीय जीव। और किस जीव के अंदर हेनले लूप दोस्तों एब्सेंट होता है? तो याद रखना, मेंढक के अंदर हेनले लूप क्या होता है प्यारे साथियों? एब्सेंट होता है। फिर मैं बात करता हूँ दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर चयनात्मक पुनः अवशोषण की। जो आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका है, जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, उसे अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। और दूरस्थ कुंडलित नलिका की भी बात की जाए तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका याद रखना, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है नेफ्रॉन नलिका का, उसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और इस नलिका के अंदर याद रखना साथियों, सोडियम का, जल का, इसके अलावा थोड़ा बहुत खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में किस चीज का अवशोषण हो रहा है? सोडियम आयनों का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है और थोड़ा बहुत खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। और शेष जो 10% बाइकार्बोनेट बचे हैं, याद रखना 90% बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण पड़ चुके हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो रहा है। और शेष जो 10% जो बाइकार्बोनेट बचे हैं उनका पुनः अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात की जाए तो सोडियम आयनों का, जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। और विकट जो परिस्थितियां आती हैं, विशेष जो परिस्थितियां होती हैं, विशेष परिस्थितियों के अंदर शेष 10% बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण किस नलिका के द्वारा संपन्न किया जाता है? तो वो है आपकी दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, परानिस्यंदन और चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की। और लास्ट दोस्तों तीसरा जो पॉइंट था आपका सीक्रेशन, श्रावण। तो सर श्रावण में किसकी चर्चा करेंगे अपन? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ चयनात्मक पुनः अवशोषण में जो पदार्थ अपने शरीर के लिए आवश्यक थे उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उनका तो अवशोषण कर लिया गया है। और जो निषेध के अंदर उपस्थित थे, अब अपन बात करें कि निषेध में ऐसे पदार्थ कौन कौन से थे जिनका अवशोषण नहीं होता है, अपने शरीर के आवश्यक नहीं होते। तो दोस्तों याद रखना, यूरिया, यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
ये नाम दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ पोटेशियम हो सकते हैं, H+ आयन हो सकते हैं, सल्फेट आयन हो सकते हैं, कुछ औषधियां हो सकती हैं। औषधियां, ये सारे के सारे पदार्थ आपस में मिलकर के जिस तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं उस तरल पदार्थ को कहा जाता है मित्रों यूरिन। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरिन या मूत्र कहा जाता है। और इस मूत्र को दूरस्थ कुंडलित नलिका के माध्यम से किसमें डाल दिया जाएगा? संग्राहक नलिका में डाल दिया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बता करके गया था, संग्राहक नलिकाएं जो हाइलम वाला पार्ट अपन पढ़ रहे थे, हाइलम वाले भाग से मूत्र वाहिनियां जुड़ी रहती हैं और मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में पहुंचा दिया जाएगा और मूत्र मार्ग के जरिए इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो जो पदार्थ अपने शरीर के लिए आवश्यक नहीं थे, जो निस्यंद में उपस्थित थे, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन और कुछ औषधि, इनके अलावा कुछ रंजक भी होते हैं, और ये सारे के सारे पदार्थ आपस में मिलकर जिस तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं साथियों, उसे कहा जाता है मूत्र या यूरिन, और इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी आपकी यूरिन संश्लेषण की क्रिया। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इस अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है कि किन किन पदार्थों का कितना कितना अवशोषण होता है, तो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान देना, मेरा पॉइंट चल रहा है साथियों, अवशोषण क्षमता के आधार पर, अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार। अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में डिवाइड करेंगे अपन। कितने भागों में? 4 भागों में। तो सर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है साथियों उच्च देहलीय पदार्थ, उच्च देहलीय पदार्थ। दूसरा जो नाम आता है दोस्तों वो है निम्न देहलीय पदार्थ, निम्न देहलीय पदार्थ। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है दोस्तों अदेहलीय पदार्थ, अदेहलीय पदार्थ। और चौथा आता है प्यारे साथियों परिवर्तनशील देहलीय पदार्थ, परिवर्तनशील देहलीय पदार्थ। तो याद रखना, आपको हमेशा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी याद रखना। टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि उत्सर्जन तंत्र के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अवशोषण क्षमता के आधार पर दोस्तों पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया के दौरान जो पुनः अवशोषण होता है उस अवशोषण की क्षमता के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। उच्च देहलीय पदार्थ, निम्न देहलीय पदार्थ, अदेहलीय पदार्थ और परिवर्तनशील देहलीय पदार्थ। तो पहले तो बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। जो उच्च देहलीय पदार्थों की अपन बात करें तो दोस्तों याद रखना, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण लगभग 100% होता है। लगभग कितने परसेंट होता है? 100%। तो ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण लगभग 100% हो जाता है उसे तो कहा जाता है उच्च देहलीय पदार्थ। निम्न देहलीय की बात करें तो निम्न का मतलब क्या होता है? कम। तो याद रखना दोस्तों, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण बहुत कम होता है, अवशोषण बहुत कम होता है। और फिर बात करें अदेहलीय की, तो याद रखना दोस्तों, इनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है, अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है। और परिवर्तनशील देहलीय पदार्थों की बात करें तो विशेष परिस्थिति में इन पदार्थों का थोड़ा बहुत क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण लगभग 100% हो जाता है उच्च देहलीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण बहुत कम हो पाता है निम्न देहलीय पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ
बिल्कुल भी नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अदहलीय पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण विशेष परिस्थिति में ही हो पाता है, विशेष परिस्थितियों में ही हो पाता है, उन्हें कहा जाता है परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ। उनको डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद होगी। जिनका अवशोषण 100% उच्च दहलीय, जिनका अवशोषण कम हो रहा है निम्न दहलीय, जिनका अवशोषण नहीं हो रहा है अदहलीय, और जिनका अवशोषण विशेष परिस्थिति में ही संपन्न होता है उन्हें कहा जाता है साथियों आपका परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ। तो अपन बात करते हैं उच्च दहलीय पदार्थों की। तो उच्च दहलीय पदार्थों की यदि मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों ग्लूकोज, विटामिन, जल, इसके अलावा आपका सोडियम हो गया। इन पदार्थों का लगभग 100% अवशोषण हो जाता है, मतलब ये पदार्थ मूत्र के साथ बॉडी से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इन पदार्थों के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ग्लूकोज, विटामिन, जल, सोडियम। इसके अलावा आपको याद रखना है एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन। काफी बार अपन चर्चा कर चुके हैं प्रोटीन की मूलभूत इकाई कौन होती है, एमिनो एसिड होती है। और एमिनो एसिड के दौरान ही या प्रोटीन के द्वारा ही नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। निम्न दहलीय पदार्थों की बात की जाए तो अवशोषण बहुत कम होता है। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है दोस्तों यूरिया। क्या याद रखना है, यूरिया। अदहलीय पदार्थों की बात करें तो इनके एग्जाम्पल आपके आते हैं साथियों यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, इसके अलावा अपन बात करें क्रिएटिनिन है। तो ये कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनकी अपने शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन इनका पुनः अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है। और परिवर्तनशील दहलीय पदार्थों की बात करें तो विशेष परिस्थितियों के अंदर इनका पुनः अवशोषण होता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। याद रखना एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन छपा था साथियों, वो क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था निम्न में से परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ किसे कहा जाता है, निम्न में से परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ किसे कहा जाता है। तो परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ में वहां का जो राइट ऑप्शन था वो कौन सा था, वो जल था। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपर हो सकते हैं। अब दोस्तों अपन लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो ये तो था अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। अब अपन बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार। याद रखना दोस्तों ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चल रहा है अपना उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार। अभी मैंने आपको पढ़ाया है अवशोषण क्षमता के आधार पर, अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। और अभी अपन जो बात करेंगे साथियों वो है उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को कितने भागों में डिवाइड करेंगे उनकी अपन चर्चा करेंगे। एक मिनट मैं इंक फिलअप कर लेता हूँ। तो ध्यान देना दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट रहे हैं। तो साथियों मुख्यतः यहाँ पर 3 पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 आता है अमोनोटेलिक। कौन सा दोस्तों, अमोनोटेलिक। नंबर 2 आता आपका यूरियोटेलिक। और नंबर 3 आता है साथियों यूरिकोटेलिक। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो सर उन्हें अपन 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो बात करते हैं, बात किसकी की जा रही है, उत्सर्जी पदार्थों की। तो बहुत सिंपल दोस्तों इनकी डेफिनेशन है, ऐसे जीव जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ
मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है साथियों? अमोनिया होता है। अमोनो का मतलब क्या दोस्तों? अमोनिया होता है। तो ऐसे जीव जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है, वो अमोनोटेली कहलाते हैं। और जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, मतलब मूत्र के रूप में वो यूरिया निष्कासित करते हैं, उन्हें यूरियोटेली कहा जाता है। और जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, उन्हें यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे हैं, समझ में आने वाले पॉइंट हैं। तो ऐसे जीव जो यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं, अमोनोटेली कहलाते हैं। जो मूत्र के रूप में यूरिया का निष्कासन करते हैं, यूरियोटेली कहलाते हैं। और जो मूत्र के रूप में यूरिक एसिड का निष्कासन करते हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों यूरिकोटेलिक। तो तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला आता है अपना अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक की यदि अपन बात करें तो यह प्रोटीन तथा एमिनो एसिड के अपघटन से बनता है। अमोनिया किसके अपघटन से बनता है दोस्तों? तो ये बनता है प्रोटीन और एमिनो एसिड के अपघटन से। फिर देखो विशेष पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो अमोनिया क्या है? अमोनिया अत्यंत हानिकारक होता है साथियों। अमोनिया क्या होता है? अत्यंत हानिकारक होता है। अत्यंत हानिकारक होने की वजह से इसे शरीर से बहुत जल्द बाहर निकालना आवश्यक होता है। अमोनिया शरीर के लिए हानिकारक होता है इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। याद रखना, पानी में घुलनशील होता है दोस्तों, ये घुलनशील होता है। और घुलनशील होने की वजह से इसके निष्कासन के लिए या इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल की क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता होती है। अब आपको पता है पानी में घुल गए तो बहुत धीरे धीरे से उत्सर्जित होगा, तो इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता है। तो सर अमोनिया के निष्कासन के लिए कितने जल की आवश्यकता है? तो याद रखना दोस्तों, 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। याद रखना, 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है? 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। फिर यदि अपन अमोनोटेलिक प्राणियों के एग्जाम्पल की बात करें कि सर इस दुनिया में ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जो मूत्र के रूप में अमोनिया का सीक्रेशन करते हैं, तो दोस्तों याद रखना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के जीव। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के जीव, इनके अलावा स्वच्छ जलीय मछलियां और जलीय कीट, ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा संघ के जीव, इसके अलावा स्वच्छ जलीय मछलियां। ये स्वच्छ जलीय मछलियां वाला जो क्वेश्चन था वो जस्ट पीछे के आरआरबी के पेपर में भी पूछा गया था। सीधा ही क्वेश्चन आया था कि स्वच्छ जलीय मछलियां उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कौन से प्रकार के जीव हैं, तो वो कौन से हैं साथियों? अमोनोटेलिक है। जलीय कीट भी इन्हीं के एग्जाम्पल है। तो अपन बात करते हैं अमोनोटेलिक ऐसे प्राणी होते हैं जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? अमोनिया होता है। किसके अपघटन से बनते हैं? तो अमोनिया प्रोटीन और एमिनो एसिड के अपघटन से बनता है। अमोनिया अत्यंत हानिकारक होता है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है और जल्दी ही बाहर निकालना आवश्यक होता है। पानी में क्या होता है दोस्तों? अघुलनशील होता है और इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए लगभग 300 से 500 ml जल की आवश्यकता होती है। और एग्जाम्पल कौन कौन हो गए दोस्तों? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्वच्छ जलीय मछलियां, इसके अलावा जलीय कीट भी इनके एग्जाम्पल आते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है आपका यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक की बात की जाए तो ऐसे
जीव जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है दोस्तों, यूरिया होता है, वो कौन से जीवों की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, तो वो है आपके यूरियोटेलिक। याद रखना दोस्तों, ये यूरिया की अपेक्षा अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। यूरिया है वो अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, कम हानिकारक होता है। इसलिए अधिकांश जो स्थलीय जीव होते हैं वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करने का काम संपन्न करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करते हैं। क्योंकि आपको पता चल चुका है अमोनिया तो क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा विषैला है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन यूरिया उससे कम हानिकारक होता है। तो जितने भी स्थलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया को बहुत जल्द किसमें कन्वर्ट करते हैं, यूरिया के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। याद रखना दोस्तों, पानी में ये भी घुलनशील होता है, लेकिन इसके निष्कासन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता चल चुका है अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिया के निष्कासन के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो ध्यान देना दोस्तों, 1 ग्राम यूरिया के निष्कासन के लिए 1 ग्राम यूरिया के निष्कासन के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम यूरिया के निष्कासन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता है साथियों, तो 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की यदि अपन इनकी बात करें तो इनके एग्जाम्पल आते हैं साथियों स्तनधारी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, स्तनधारी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मानव उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है, तो मनुष्य, मतलब अपन लोग मूत्र के रूप में ज्यादातर क्या बाहर निकालते हैं, तो दोस्तों अपन यूरिया बाहर निकालते हैं, यूरियोटेलिक प्रकार के प्राणी होते हैं अपन। इसके अलावा अपन बात करें तो जो स्थलीय वयस्क उभयचर प्राणी है, स्थलीय वयस्क उभयचर। इसके अलावा बात की जाए तो समुद्री मछलियां और एनेलिडा संघ के जीव, तो ये किनके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है आपकी यूरियोटेलिक के। ध्यान देना, ये मैंने लिखा है स्वच्छ जलीय मछलियां, तो स्वच्छ जलीय मछलियां तो मोनोटेलिक की कैटेगरी में शामिल है, और समुद्री जो मछलियां वो किस कैटेगरी में आती है दोस्तों, यूरियोटेलिक की कैटेगरी में आती है। तो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम हानिकारक होता है, इसलिए स्थलीय जीव क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में। इसके निष्कासन के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, तो 1 ग्राम यूरिया के निष्कासन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता है, तो वह साथियों 50 मिलीलीटर। स्तनधारी, स्थलीय वयस्क उभयचर, समुद्री मछलियां और एनेलिडा संघ के जो जीव होते हैं साथियों, वो कौन से प्रकार के प्राणी हैं, तो सब वो यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं। तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है आपका यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक के अंदर आपको साफ साफ नाम किसका दिख रहा है, यूरिक एसिड का दिख रहा है। तो अपन बात करें किसकी, यूरिकोटेलिक की। अब यूरिकोटेलिक का मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ है साथियों, वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मतलब मूत्र के रूप में ये जीव बॉडी से बाहर क्या निकालते हैं, तो सर यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड निकालते हैं। और एक बात और विशेष पॉइंट इसका याद रखना है, यह सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। अब सबसे अधिक विषैला और हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ कौन था, अमोनिया था, और उससे कम कौन था, यूरिया, और सबसे कम कौन सा दोस्तों, तो ये है आपका यूरिक एसिड। और ये पानी में लगभग क्या होता है दोस्तों, अघुलनशील होता है। पानी में क्या होता है साथियों, अघुलनशील होता है। और पानी में अघुलनशील है इस वजह से इसके निष्कासन के लिए, यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो याद रखना 1 ग्राम यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए कितने ml जल की आवश्यकता है, तो साथियों
10 ml जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आपको पता चल चुका है 1 ग्राम अमोनिया के निष्कासन के लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता थी। 1 ग्राम यूरिया के निष्कासन के लिए 50 ml जल की आवश्यकता थी और 1 ग्राम यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए 10 ml जल की आवश्यकता होती है। और इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो दोस्तों याद रखना, पक्षी काफी बार पूछा जा चुका है। पक्षी, स्थलीय कीट, रेगिस्तानी प्राणी, ये जो है एग्जाम्पल वो किसके हैं साथियों, तो वो है आपके यूरिकोटेलिक के, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है दोस्तों, यूरिक एसिड होता है। पक्षियों की बीट, पक्षी मूत्र के रूप में किसका सिक्रेशन करते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये था दोस्तों आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और अब मैं लास्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं इसका, SST, सम स्पेशल पॉइंट। और वो सम स्पेशल पॉइंट दोस्तों कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। SST, ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करूं मैं मूत्र के रासायनिक संगठन की, तो मूत्र में लगभग 96% क्या उपस्थित होता है दोस्तों, पानी उपस्थित होता है। 2% क्या होता है, यूरिया होता है। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कौन से प्रकार का प्राणी था, तो वो यूरियोटेलिक था। इसके अलावा लगभग 1% जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं खनिज लवण। और खनिज लवणों में भी सर्वाधिक यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक कौन सा है साथियों, NaCl होता है। कौन सा होता है, NaCl होता है। इसके अलावा अति अल्प मात्रा के अंदर, अति अल्प मात्रा में मूत्र के अंदर अमोनिया भी उपस्थित होता है और यूरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। तो ये आपकी यूरिन का रासायनिक संगठन है। 96% इसमें पानी उपस्थित होता है, 2% यूरिया होता है, 1% के समथिंग मिनरल्स होते हैं और अति अल्प मात्रा में अमोनिया और यूरिक एसिड भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अपन चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, मानव मूत्र का जो पीला रंग है वो होता है दोस्तों यूरोक्रोम वर्णक के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। जैसा कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, मानव मल के अंदर जो रंग का कारण था, दुर्गंध का जो कारण था, वो थे आपके स्केटोल, इंडोल, क्रिसोल। और मूत्र का जो पीला रंग होता है दोस्तों वो है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। देखो कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन और पिकअप करता है, सार्वजनिक शौचालयों में, सार्वजनिक मूत्रालयों में जो गंध का कारण है, शौचालय और मूत्रालय के अंदर जो गंध का कारण होता है दोस्तों वो होती है अमोनिया। कौन होती है, अमोनिया। अमोनिया या फिर आपको कभी कभी यूरिनोइड भी मिल सकता है, अमोनिया या यूरिनोइड। तो जो जैसे ही अपन सार्वजनिक मूत्रालय के अंदर जाते हैं तो एक तीक्ष्ण सी स्मेल आती है, बदबू सी आती है, वो किसकी वजह से आती है, तो वो अमोनिया या यूरिनोइड की वजह से आती है। फिर बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क जो आदमी होता है, एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र सीक्रेट करता है, तो दोस्तों याद रखना लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन अपन सीक्रेट करते हैं प्रतिदिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, 1.5 से लेकर 2 लीटर तक इसका सीक्रेशन कर सकता है। अब देखो विशेष पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अपने शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के दौरान, ऑर्निथिन चक्र के दौरान संपन्न होता है। तो कहाँ संपन्न हो रहा है, लीवर में संपन्न होता है। यूरिया कहाँ बनती है दोस्तों, लीवर में बनती है, यकृत में बनती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। यूरिया का निर्माण यकृत में किस चक्र के दौरान होता है साथियों, तो वो होता है ऑर्निथिन चक्र के दौरान। अब देखो 2-3 और विशेष पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है वोहलर, हिंदी में भी इनको वोहलर ही कहते हैं, वोहलर।
ये केमिस्ट्री के अंतर्गत भी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं बर्जीलियस, और बर्जीलियस साहब देते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, और वो बताते हैं कि इस दुनिया में, इस प्रकृति के अंदर कार्बनिक पदार्थों की जो उत्पत्ति है वो जीवों से होती है। कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति किनसे होती है? जीवों से होती है। लेकिन बॉयलर उनकी बात को गलत साबित करके बताते हैं कि कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति के लिए जीवों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर जो पहला पदार्थ बनाया था, याद रखना दोस्तों, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम जो कार्बनिक पदार्थ था वो कौन था? यूरिया था, NH2CO NH2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है? प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन था दोस्तों? यूरिया था। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। और इस यूरिया को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे दोस्तों? तो वो थे बॉयलर। कौन थे? बॉयलर। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये बॉयलर इधर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित भी एक बड़ा विशेष पॉइंट बताते हैं। और ये क्या कहते हैं कि मैं बिना किडनी तथा बिना लीवर के यूरिया का निर्माण कर सकता हूं। यूरिया का निर्माण कर सकता हूं। ये जो बात कही गई है दोस्तों, ये किस वैज्ञानिक ने कही है? तो वो बॉयलर ने कही है। तो ये बॉयलर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। किसने बनाया था? बॉयलर ने बनाया था। और यदि अपन इधर उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो कथन चलता है बॉयलर का, ये बोलते हैं कि मुझे ना तो किडनी चाहिए और ना मुझे लीवर चाहिए, मैं बिना किडनी और बिना लीवर की भी यूरिया का निर्माण कर सकता हूँ। और ये रियल में इन्होंने किया था, जो अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका उत्सर्जन तंत्र मेरी ओर से कंप्लीट होता है। साथ ही एक विशेष पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी तंत्र से संबंधित जो रोग हैं, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, जनन तंत्र, जितने भी तंत्रों से संबंधित रोग हैं, वो सारे के सारे रोग मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। इसलिए अपन रोगों की यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे, जिक्र नहीं कर रहे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, और आप ऐसे ही इनको देखते जाएंगे, लोगों को शेयर करते जाइए। मैं आप लोगों से यह बड़ी उम्मीद चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने जनरल साइंस की स्टडी को बहुत अच्छा बना सके। मैं आपका दोस्त हरीश कुमार इसी प्रकार आपकी सेवा में लगातार लगा रहूँगा। आप अपने इस HR स्टडी पॉइंट चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए जाने की। मैं आपका दोस्त आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।